बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ हेपेटाइटिस बी के बारे में डिस्कशन की थी। जो मुझसे पूछा गया था कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन क्या है, किन लोगों को लगानी चाहिए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का तरीकाकार क्या है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की एफिकेसी क्या है या ये कितनी प्रोटेक्शन देता है। इन तमाम क्वेश्चंस का मैं आंसर्स पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो उम्मन मुझसे पूछा जाता है कि मियाँ बीवी में से अगर एक शख्स को हेपेटाइटिस बी की तशखीस हो जाए या हेपेटाइटिस बी की बीमारी की डायग्नोसिस हो जाए तो दूसरे काउंटर पार्ट को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। यानी मियाँ बीवी में से अगर शोहर को हेपेटाइटिस बी की बीमारी मालूम हो जाए, तशखीस हो जाए, यानी मियाँ बीवी में से अगर खावंद को हेपेटाइटिस बी है तो फिर उसकी बीवी को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और अगर बीवी को हेपेटाइटिस बी की बीमारी की तशखीस हो गई है तो फिर उसके शोहर को क्या हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ना करे कि आप में से किसी को हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो, लेकिन आपको इसके मालूमात रखनी चाहिए, या अगर आपके किसी अजीज रिश्तेदार में से किसी को हेपेटाइटिस बी की बीमारी है या आपके यार दोस्तों में से किसी को हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, या फिर खुदा न खास्ता आप में से किसी एक को हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप इसको गौर से सुनिएगा। जब भी मियाँ बीवी में से यानी शादीशुदा जोड़े में से किसी एक को हेपेटाइटिस बी की बीमारी की तशखीस हो जाए तो इसकी दो सूरतें होती हैं। या तो वो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी जिसकी तशखीस हुई है वो एक्टिव वायरस है, या जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो एक्टिव है, या फिर वो इनएक्टिव है, यानी या तो फुआल है या गैर फुआल है। अगर वो फुआल है और इसको इलाज चाहिए तो फिर तो हम उसको इलाज शुरू कर देते हैं। और अगर वो गैर फुआल है और उस स्टेज पे है कि जब इसको अभी हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है हेपेटाइटिस बी की बीमारी में कि हमें उसको HbS एंटीजन भी उसका आ जाता है, फिर हम PCR करते हैं, या तो PCR नेगेटिव होता है या उसकी मिकदार इतनी कम होती है कि हम उसको इलाज नहीं करते, या अगर उसका वायरल रोल इतना ज्यादा है कि वो इलाज चाहिए होता है, या कुछ और ऐसे कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से उनको उसको इलाज चाहिए होता है, तो हम इलाज शुरू कर देते हैं। तो चाहे इलाज की जरूरत उसको है या नहीं है, उसके स्पाउस को, उसके काउंटर पार्ट को, यानी अगर शोहर को हेपेटाइटिस बी बीमारी डायग्नोज हुई है तो उसकी बीवी के लिए, या अगर बीवी को उसकी तशखीस हुई है तो उसके शोहर के लिए ये लाजमी है कि वो हेपेटाइटिस बी का हिफाजती टीका लगवाए। लेकिन हिफाजती टीका लगवाने से पहले हम कंफर्म करते हैं कि आया उसको हेपेटाइटिस बी तो नहीं है। यानी अगर मियाँ बीवी में से एक को हेपेटाइटिस बी की तशखीस हो जाए तो फिर हम उसके काउंटर पार्ट के लिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह के मैं पहली वीडियो में भी बता चुका था और बार बार बता चुका हूं कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी अजवाजी ताल्लुक से मर्द से औरत को और औरत से मर्द को लग सकती है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसके काउंटर पार्ट को हिफाजती तदाबीर लेनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास कपल आता है और उसमें से किसी एक को हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, या शोहर आता है, हमसे पूछते हैं आपकी शादी हुई है, वो कहते हैं हाँ, तो फिर हम कहते हैं कि अपनी बीवी के लिए भी हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करें, और अल्लाह करे वो नेगेटिव हो तो फिर उसको वैक्सीन करें। या अगर हमारे पास हमारी बहन आती है, शादीशुदा औरत होती है, तो मुझसे पूछते हैं कि आपके खावन को हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो कहती है कि नहीं हुआ है तो हम कहते हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करें, और अगर वो नेगेटिव हो तो फिर उसको वैक्सीन करें। तो पहला स्टेप तो ये होता है शादीशुदा जोड़े की सूरत में
کہ جب ایک کو हेपेटाइटिस बी की बीमारी की तशखीस हो जाए तो हम दूसरे पार्टनर को हम पहले एचबीएस एंटीजन या हेपेटाइटिस बी का वो सादा टेस्ट करते हैं, और जब वो नेगेटिव होता है तो फिर हम उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। और वो मैं पहले ही पिछली वीडियो में कह चुका था कि ये 3 टीकों का कोर्स होता है। एक इंजेक्शन जब आज लगता है तो दूसरा इंजेक्शन 1 महीने बाद लगता है, और तीसरा इंजेक्शन पहले इंजेक्शन से 3 महीने बाद लगता है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि आप अपने काउंटर पार्ट का टेस्ट करें, अगर वो नेगेटिव है तो फिर उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाएं, और अगर वो खुदा ना खासा पॉजिटिव आता है तो फिर तो उसको भी वो पीसीआर और इलाज वाला खाता शुरू हो सकता है। तो पहली बात कि जोड़े में से जिसको भी हेपेटाइटिस बी की तशखीस होती है, दूसरे शख्स के लिए एचबीएस एंटीजन या उसका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करना और उसकी वैक्सीनेशन करना। दूसरा स्टेप या दूसरी जो हम हिदायत करते हैं या उनको जो हम गाइड करते हैं वो ये होता है, चूंकि जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि ये 3 टीकों का कोर्स होता है, और जब मियाँ बीवी में से किसी एक को हेपेटाइटिस बी है और हम उसको बचाने के लिए जब वैक्सीन करते हैं, तो जब वो 3 टीकों का कोर्स हो जाएगा फिर हम उसका एंटीबॉडीज चेक करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि उसको प्रोटेक्शन हो गई है। और वो प्रोटेक्शन हम वो एंटीबॉडीज चेक करते हैं, अगर उसका लेवल होता है जो हमें मालूम हो जाता है कि यह प्रोटेक्टिव लेवल हो गया है, तो फिर तो 3 इंजेक्शंस का कोर्स सही हो गया। न हुआ तो फिर हम चौथा टीका भी उसको लगाते हैं। जब तक कि उसकी एंटीबॉडीज डेवलप ना हो, यानी इसमें 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं, उस दौरान में फिर हम उनको कुछ जाती एहतियातें बताते हैं। वो एहतियातें क्या हैं, चाहे मर्द को हेपेटाइटिस बी है या शोहर को है या चाहे बीवी को है, इन दोनों में से जिसको भी हो, एहतियाती तदाबीर एक तरह के हैं। एक तो वैक्सीन लग गया, दूसरी एहतियाती तदाबीर ये होते हैं कि हम उससे बोलते हैं कि जब तक आपके पार्टनर के वैक्सीन का कोर्स पूरा ना हो और उसके बाद उसके एंटीबॉडीज जब तक वो प्रोटेक्टिव लेवल में ना आए, तब तक वो जब भी अपना अज़वाजी ताल्लुक कायम करेंगे तो वो कंडोम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, कंडोम इस्तेमाल करेंगे। यानी हेपेटाइटिस बी की स्प्रेड से या उसको हेपेटाइटिस बी के लगने के अंदेशे को खत्म करने के लिए कि जब भी वो जिनसे ताल्लुक रखेंगे, जब भी वो कुर्बत के लम्हों में जाएंगे तो वो कंडोम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये कि कंडोम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ये एक साथ खाने पीने से नहीं होता। हाँ, अगर ये किसिंग करने से हो सकता है, खास तौर पे जो ओरल किसिंग होती है कि जिसमें अगर इन मियाँ बीवी में से किसी के भी अगर मुंह में कोई जख्म हो, कोई चाले हो या कोई ऐसा हो जिससे अंदेशा होता है कि शायद ये ब्लड से टच कर जाएगा या इवन ये सलावा से भी हो सकता है, तो फिर हम उन 3 महीनों में हम उनको हिदायत देते हैं कि उस 3 महीनों में वो वेट किसिंग या ओरल किसिंग से कुछ इज्तनाब करें, जब तक कि उनको वो 3 महीने का कोर्स और उसके बाद प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज ना आ जाए। ठीक है, तो ये एक दूसरी हिफाजती तदबीर करते हैं। उनका एक साथ खाने पीने से, एक बेड पे सोने से या हगिंग करने से, बगल गिर होने से ये मियाँ से बीवी को, ये बीवी से मियाँ को या शोहर को नहीं लगता। ठीक है, ये बात होती है। अज़वाजी ताल्लुक बंद नहीं है, लेकिन उसमें कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये हिफाजत तदबीर हो गई है। वो मैंने पहले आपसे बोल दिया है कि अगर इनकी जो पर्सनल चीजें हैं, जिस तरह की ब्रश है, कंघी है, टूथ ब्रश है या नेल कटर्स हैं, वो बेहतर है कि वो सेपरेट कर दी जाए। लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है कि आया वो अज़वाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो लाजमन वो अज़वाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडोम इस्तेमाल करेंगे। और जब तक वो 3 टीकों का कोर्स पूरा ना हो जाए तब तक वो कंडोम इस्तेमाल करते रहेंगे। और वो चाहिए कि वो ओरल किसिंग को अवॉइड करें,
لیکن باقی کسنگ وغیرہ ہو کر سکتے ہیں، بغل گیر ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ ایک بیڈ میں لیٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور عموماً ہوتا یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک کو ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے، وہ دوسرے کو ویکسین نہیں لگاتے یا پروٹیکٹیو میجر نہیں کرتے، تو ایک پارٹنر ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرے پارٹنر کو ڈیزیز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ڈیزیز ایک سے دوسرے سے پہلے کو ہوتی رہتی ہے اور ان کو بڑا ایشو ہو جاتا ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ میں ان ویورز کے ان سوالات کا جواب میں دے چکا ہوں جو مجھ سے عموماً پوچھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کو ہیپیٹائٹس بی ہو جائے تو دوسرے کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. عموماً جب میرے پاس کلینک میں مریض آتے ہیں تو وہ بھی عموماً یہی پوچھتے ہیں کہ جی اب ہم پرسنل لائف میں کیا کریں، کیا احتیاطی تدابیر ہے. تو میرے خیال میں اس ویڈیو میں یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. اگر میں دوبارہ ریوائز کروں کہ پہلے تو پارٹنر کو ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جب وہ نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگاتے ہیں، وہ 3 ٹیکوں کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کے اینٹی باڈیز چیک کرتے ہیں، اینٹی باڈیز پروٹیکٹیو لیول میں ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو ایک ٹیکا اور لگاتے ہیں. جب تک اس پارٹنر کے پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز نہ آئیں تب تک وہ جب بھی ازواجی تعلق قائم کریں گے وہ کنڈوم کا استعمال کریں گے، اور اس دوران میں جب تک یہ پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز نہیں آتے وہ ویٹ کسنگ یا اورل کسنگ سے پرہیز کریں گے. باقی کوئی پرہیز نہیں ہے، ایک بیڈ شیئرنگ سے یا باقی برتن وغیرہ شیئرنگ سے یا باقی کسنگ وغیرہ سے کوئی پرہیز نہیں ہے. تو امید ہے مائی ویورز کہ آپ کو ان سوالات کا جواب مل چکا ہوگا، اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہیپیٹائٹس بی کی تشخیص ہو جائے تو یہ ساری عمر کی بیماری ہے، عمر بھر کی بیماری ہے، اور باقی جتنے بھی سال زندگی کے ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی میں ہی گزریں گے. دوائیوں کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، جس طرح کی بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ اتنی لمبی ساری عمر کی علاج پہ جائیں، اگر اس سے بچاؤ کر لیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور جو مجھ سے سوالات آئے ہوئے ہیں کہ اگر ہیپیٹائٹس بی جس عورت کو ہے اور وہ اگر اس کی پریگننسی ہوتی ہے یا بچے کو دودھ دیتی ہے تو کیا اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اگر علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا وہ علاج لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے. اس پہ میں آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا. تب تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.